साकिब ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, तुम लोग तालिब इल्मों के बेहज में बैतुल मुकद्दस की तारीख जानने के लिए इसराइल में दाखिल होगी, लेकिन तुम लोगों को इंतहाई हद तक मुहतात रहना होगा, क्योंकि इसराइल में दाखिल होने वाले फर्द पर खुसूसी नजर रखी जाती है। मास्टर खान पांचों को समझाते हुए बोले, सर क्या आप हमारे साथ नहीं होंगे? इसराइल हमारे लिए नई जगह है और वहाँ हमें आपकी कमी शिद्दत से महसूस होगी। वकास ने मास्टर खान की तरफ देखते हुए कहा, मेरा वहाँ जाना इंतहाई खतरनाक है, मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए भी और हमारे मिशन के लिए भी, क्योंकि वो तो खुद एक अरसे से मेरी तलाश में है। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो ना? मास्टर खान ने वकास मियाँ के गाल थपथपाते हुए पूछा। वैसे भी तुम लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों की रहनुमाई और हिफाजत के लिए वहाँ जांबाजों का एक ग्रुप पहले से तैयार होगा। जैसे ही तुम लोग वहाँ पहुँचोगे, सुल्तान नामी एक शख्स तुम लोगों को गाइड की खिदमत पेश करेगा और तुम लोगों को बाहिफाजत महफूज मुकाम तक पहुँचा देगा और उस वक्त तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम चाहोगे। मास्टर खान ने तसल्ली देते हुए कहा, सर आप भी बेफिक्र रहें, जिस तरह आपने हमारी तरबियत की है बिल्कुल उसी तरह हम आपके मिशन और नेक मुकासद को पूरा करके दिखाएंगे और इंशाअल्लाह इसराइल के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर अपने किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस को दोबारा छीन लेंगे और इन यहूदियों को अंबिया की सरजमीन से निकलने पर मजबूर कर देंगे। शुएब ने शिद्दत जज्बात से सुर्ख होते हुए गुस्से से अपने हाथ भींच लिए और फिर मास्टर खान जोर से इंशाअल्लाह कहते हुए आगे बढ़े और शुएब को गले लगा लिया। उनकी आंखें शिद्दत जज्बात से बह पड़ी और शुएब के शाने उनकी आंसुओं से भीगने लगी। इस रक्त आमेज मंजर को देखकर हसन त्रिमजी की आंखों में भी आंसू आ गए और वो बोले, मेरे बच्चों यकीनन तुम लोग अल्लाह के शेर और दलेर मुजाहिद हो। तुम लोगों की सलाहियतों को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे अल्लाह तुम लोगों से कोई बहुत बड़ा काम लेना चाहता है और आज मैं देख रहा हूँ कि कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे बहादुरों, हौसला रखो, यकीनन तुम्हारे सरों पर अल्लाह का हाथ है। हसन त्रिमजी की जबान से अदा होने वाले जुमलों से इमरान, ज़ुबैर, वकास और साकिब के आंसुओं के बांध भी टूट गए और उनके चेहरे भी आंसुओं से तर हो गए। अगले 24 घंटे गुरिल्ला फाइटर्स के लिए इंतहाई अहम थे। पांचों ने जल्दी जल्दी जरूरी सामान पैक किया और मास्टर खान और हसन त्रिमजी से जरूरी हदायत लेने के बाद अब वो पांचों शुएब की सरबराही में आइंदा का लाहा अमल तय कर रहे थे। आखिर में शुएब ने एक नजर घड़ी पर डाली और बोला, देखो दोस्तों, वक्त कम है और मुकाबला सख्त। अब तक हम जो कुछ भी करते रहे हैं वो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा था, लेकिन आज हम दुश्मन के कल्ब में दाखिल हो रहे हैं। हम उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब हमारा मुकम्मल भरोसा अल्लाह की जात पर हो और हम आपस में बाहम मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला करें। तुम सब ने मिलकर मुझे ग्रुप लीडर बनाया है। अगर मैं सही तौर पर काम ना कर सकूं या कमजोरी दिखाऊं तो तुम लोग दूसरा ग्रुप लीडर मुंतखब करने का इख्तियार रखते हो। आओ अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें हमारे अजीम मिशन में सुरखरू करे और हमें सादत की जिंदगी और शहादत की मौत से हमकिनार करे। इसके बाद वो काफी देर दुआ मांगते रहे और अल्लाह के हुजूर रोते रहे। दुआ के बाद पांचों ने अपना सामान उठाया और आंसू पूंछते हुए बाहर निकल आए। बाहर मास्टर खान और हसन त्रिमजी इनकी आमद के मुंतजिर थे। पांचों को बाहर आता देखकर हसन त्रिमजी बोले, अरे भाई, तुम लोगों ने इतनी देर लगा दी, फ्लाइट रवाना होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है। और हाँ, ये कुछ जरूरी कागजात हैं जिसमें यूनिवर्सिटी का परमिशन लेटर भी है और ये रहे तुम लोगों के टिकट। अब जल्दी करो, गाड़ी में बैठो और एयरपोर्ट पहुंचने की फिक्र करो। थोड़ी देर बाद वो पांचों एयरपोर्ट पर हसन त्रिमजी और मास्टर खान से अलविदाई मुलाकात कर रहे थे, लेकिन अब पांचों के चेहरों पर एक अजीब सा इत्मीनान झलक रहा था, जिसे देखकर मास्टर खान का भी ढेरों खून बढ़ गया। जेविश एयरलाइंस का त्यारा दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था और अब तल अबीब जाने वाले मुसाफिर हजरात इंतजारगाह में जमा हो रहे थे। हसन त्रिमजी ने भी गुरेला फाइटर्स के लिए खास तौर पर यहूदी फिजाई सर्विस की सीटें बुक करवाई थीं ताकि इन पर शक न किया जा सके। इंतजारगाह में जमा होने वाले मुसाफिर हजरात की बड़ी तादाद यहूदियों पर मुश्तमिल थी। इनमें से कुछ अपने मखसूस मजहबी लिबास में थे। थोड़े ही फासले पर एक शख्स 3 पीस सूट में मलबूस बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। अचानक वकास के बराबर में बैठा यहूदी, जो खास मजहबी लिबास और एक महसूस छोटी सी टोपी पहने हुए था, खड़ा होकर सिगरेट के खिलाफ इंतजामिया से एहतजाज करने लगा। उसका कहना था कि इंतजारगाह में सिगरेट पीना ममनू है, तो इस शख्स को क्यों मना नहीं किया जा रहा। बताया गया कि सिगरेट पीने वाला शख्स इसराइली सीनेटर है जिसे मना नहीं किया जा सकता, लेकिन यहूदी आलम अभी तक मुसलसल बड़बड़ाया जा रहा था। उसका कहना था कि कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। कुछ ही देर बाद माइक से ऐलान हुआ कि तल अबीब जाने वाले मुसाफिर हजरात अपने त्यारे में सवार हो सकते हैं। तमाम मुसाफिर त्यारे की जानब जाने वाले रास्ते की तरफ कदम बढ़ाने लगे तो गुरेला फाइटर्स भी अपने अपने दस्ती बैग उठाए त्यारे की तरफ बढ़ने लगे। त्यारे में दाखिल होने से पहले तीसरी मरतबा सब की अच्छी तरह तलाशी ली गई और अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठने के बाद पायलट अपनी मखसूस हदायत दे रहा था। थोड़ी देर बाद जहाज रनवे पर दौड़ रहा था और ज़ुबैर का जहन कहीं और भटक रहा था। ज़ुबैर, वो देखो, खान अंकल और त्रिमजी अंकल अभी तक खड़े हैं। ज़ुबैर के बराबर वाली सीट पर बैठे इमरान ने ज़ुबैर को कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा, कहाँ हैं अंकल? ज़ुबैर ने इस तरह अल्फाज अदा की जैसे किसी ने गहरी नींद से जगा दिया हो। क्या हुआ ज़ुबैर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जैसे ही त्यारा फिज़ा में बुलंद हुआ, इमरान ने गौर से ज़ुबैर की तरफ देखते हुए कहा,
हाँ बस ऐसे ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ज़ुबैर ने गहरी सांस खींचते हुए कहा, ऐसे ही से तुम्हारी क्या मुराद है, जरा खुलकर बताओ। इमरान को तशवीश होने लगी। इमरान, मुझे कुछ जलने की बू आ रही है, क्या तुम्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा? ज़ुबैर ने इमरान की तरफ देखते हुए बेचैनी से पूछा। नहीं भला, इस चारे में क्या जल सकता है? हाँ अलबत्ता उसी शैतान इसराइली सीनेटर ने दोबारा सिगरेट जलाई है। इमरान ने आगे VIP सीट पर बैठी सीनेटर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं सिगरेट नहीं, कोई रबर या तार वगैरह जल रहा है, और अब तो मैं अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ। जल्दी करो, कहीं कोई बड़ा नुकसान न हो जाए। ज़ुबैर ने इमरान का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा तो इमरान भी परेशान हो गया। इमरान ने जल्दी से आगे बैठे हुए शुएब, साकिब और वकास को सारी सूरत हाल बताई तो सब अपनी अपनी सीटों से खड़े हो गए। जनाब, क्या आप लोगों के साथ कोई मसला दरपेश है? इस तरह उठते देखकर एक एयर होस्टेस भागती हुई आई और ज़ुबैर से पूछने लगी, मुझे कोई तार वगैरह जलने की बू आ रही है, यकीनन जहाज को खतरा है। ज़ुबैर ने जानबूझकर आवाज को पस्त रखा ताकि दूसरे मुसाफिर हजरात परेशान न हो जाएं। बराए मेहरबानी आप अपनी सीटों पर तशरीफ रखें, जहाज को कोई खतरा नहीं है। हमारे पायलट और इंजीनियर्स इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं। एयर होस्टेस ने अपनी रवायती मुस्कुराहट के साथ तसल्ली देते हुए कहा, देखें आप हमारा पैगाम पायलट तक पहुंचा दें, वरना हम जबरदस्ती कॉकपिट में घुस जाएंगे। आप हमारी बात को मजाक न समझिए। शुएब गुस्से में बड़बड़ाया। ठीक है, मैं आपकी बात अंदर पहुंचा देती हूँ। एयर होस्टेस ने पीछे हटते हुए कहा और तेज तेज कदमों से चलती हुई कॉकपिट की तरफ बढ़ गई। अल्लाह खैर करे, जलने की बू तेज हो गई है, ज़ुबैर आहिस्ता से बोला। बाकी चारों लड़के भी हैरत से ज़ुबैर के चेहरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनको भी अभी तक किसी किस्म की बू महसूस नहीं हो रही थी। कॉकपिट में मौजूद पायलट्स इस हैरत अंगेज खबर पर चौंके बगैर न रह सके और फ्लाइट इंजीनियर से सूरत हाल मालूम करने लगे। फ्लाइट इंजीनियर जहाज के निचले हिस्से की तरफ दौड़ा तो वहाँ आग भड़क रही थी। फ्लाइट इंजीनियर ने फौरन हेडफोन की मदद से पायलट से राब्ता किया और बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से नीचे एक इंजन में आग लग गई है, जिसे फौरन बुझाना नामुमकिन है, लिहाजा जहाज को वापस दमिश्क एयरपोर्ट पर उतार दिया जाए। जहाज में एक मरतबा फिर पायलट की आवाज गूंजी, मोहतरम मुसाफिर हजरात, हमें जहाज में हंगामी सूरत हाल का सामना है, लिहाजा जहाज वापस दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट्स दोबारा बांध दें और सीट के नीचे मौजूद लाइफ जैकेट पहन लें। जूनियर पायलट मुसलसल हदायत दे रहा था, लेकिन पूरे जहाज में एक शोर और हंगामा खड़ा हो चुका था। सबसे तेज रोने की आवाज उसी यहूदी रबी की थी जो इंतजार गाह में एहतजाज कर रहा था। जहाज वापस दमिश्क जाने के लिए फिजा में एक लंबा चक्कर काटकर यू टर्न ले चुका था, लेकिन मुसाफिरों का शोर मुसलसल बढ़ता जा रहा था और अब तो जहाज ने खतरनाक झटके भी लेना शुरू कर दिए थे और हर झटके पर यूं महसूस होता कि शायद अब जहाज दोबारा संभल न सकेगा। वकास, इमरान और ज़ुबैर की होंठ मुसलसल दुआओं का विरद कर रहे थे और साकिब जहाज की सीट से सर टिकाए गुमसुम छत को गूं रहा था, जैसे दिल ही दिल में अल्लाह को पुकार रहा हो। जबकि शुएब मुसाफिरों को पुरसकून रखने की नाकाम कोशिश करने के बाद अब अपनी सीट पर बैठा हाँप रहा था। सबसे मुज़हिका खैर सूरत हाल इसराइली सीनेटर की थी, जिसकी बौखलाहट काबिल दीद थी। वो हर झटके पर अपनी सीट से यूं खड़ा हो जाता जैसे करंट छू गया हो। वो कभी एयर होस्टेस से पैराशूट का मुतालबा करता और कभी स्टीवर्ड का गिरबान पकड़कर पैराशूट फराहम ना करने पर उसे धमकियां देने लगता कि मेरी जान बहुत कीमती है, अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी धमकियां सुनकर शुएब के संजीदा चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ दी। उसे इसराइली सीनेटर की खोखली धमकियां बिल्कुल उसी तरह महसूस हुई जैसे एक माँ ने दरिया में नहाने की जिद करने वाले बच्चे को खबरदार करते हुए कहा था कि अगर डूब गए तो घर में घुसने ना दूंगी। उसे एहसास हुआ कि वाकई यहूदी सिर्फ मौत से डरता है। एक तरफ यहूदियों के खौफजदा चेहरे और दूसरी तरफ ईमान के नूर से मुनव्वर अपने साथियों के मुतमाइन चेहरे उसे इस्लाम और कुफर के तजाद का ऐलान करते साफ दिखाई दे रहे थे। इसी चीखो पुकार के आलम में त्यारा जमीन पर उतर चुका था। इमरजेंसी लैंडिंग की इतला मिलते ही दमिश्क एयरपोर्ट का रन में फौरी तौर पर खाली कर दिया गया था। जहाज के रुकते ही तमाम मुसाफिर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े, जबकि पहले से तैयार फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाने के लिए अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। थोड़ी देर बाद जब तमाम मुसाफिर एक मरतबा फिर इंतजार गाह में बैठे अपने गुमशुदा हवास बहाल कर रहे थे और दूसरे जहाज के बंदोबस्त होने तक आराम करदा कुर्सियों पर सर टिकाए इंतजार कर रहे थे, वकास ने देखा कि वही इसराइली सीनेटर उनकी तरफ तेज तेज कदमों से आ रहा है। उसने फौरन दीगर साथियों को खबरदार करते हुए कहा, वो देखो इसराइली सीनेटर हमारी ही तरफ आ रहा है, पता नहीं क्या मसला है। वो इसराइली हुकूमत का बंदा है, एहतियात रखना कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। अब पांचों की नजरें इसराइली सीनेटर की तरफ उठ चुकी थी। वो जैसे ही करीब आया तो पांचों खड़े होकर उससे मुसाफा करने लगे। इसराइली सीनेटर ने नहायत गर्मजोशी से मिलते हुए ज़ुबैर से कहा, वेल डन बॉय, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तुम्हारी आंखों में जहानत की चमक नजर आती है। तुमने वाकई हम सब की जानें बचाकर एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ? सर, यह तो खुदा का करम है, उसे हमें बचाना मकसूद था और मैं इसका सबब बन गया। ज़ुबैर ने आजिज़ी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो इसराइली सीनेटर ने खुश होते हुए कहा, मेरा नाम मैथोडन है, एलिस मैथोडन। मैं इसराइली सेनेट का मेंबर हूँ और इसराइली हुकूमत का अहम बाजू हूँ। गो कि मैं बहुत मसरूफ आदमी हूँ, लेकिन तुम लोगों की मेज़बानी करके मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे तुम लोग कहाँ जाने का इरादा रखते हो?
एलिस मेथोडन ने नहायत दोस्ताना अंदाज में पूछा तो पांचों हैरत से उसे देखने लगे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इसराइली हुकूमत का एक अहम फर्द उनसे इस तरह बेतकल्लफ हो सकता है। सर, आपकी दावत का शुक्रिया। मेरा नाम फैसल है और ये मेरे क्लास फेलोज हैं, कामरान, नबील, अमेर और जवाद। हम दमिश्क यूनिवर्सिटी में तारीख और जोग्राफिया के तालिब इल्म हैं और खुसूसी परमिशन फॉर यूनिवर्सिटी की तरफ से बैतुल मुकद्दस और इससे मुताल्लिक मुकामात की तारीख जानने के लिए जा रहे हैं। शुएब ने मुख्तसर अल्फाज में जवाब देते हुए कहा। तो मेथोडन ने मुस्कुराते हुए बाकायदा दावत दे डाली और बोला, बहुत खूब, एक जमाने में मैं भी तारीख का तालिब इल्म रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि तुम लोगों से मुलाकात काफी दिलचस्प रहेगी। बस ये बात तय है कि तुम लोग इस दौरे में मेरे मेहमान रहोगे और मुझे यकीन है कि तुम्हारे असाइनमेंट की तकमील में मेरी मुआवनत तुम्हारे काम आएगी। ठीक है सर, अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो हम भी आपको मायूस नहीं करेंगे। आज आपसे मिलकर इतनी खुशी हुई कि हम बयान नहीं कर सकते। शुएब ने मसनूई मुस्कुराहट का सहारा लिया। ठीक है लड़कों, मैं चलता हूँ, अब हमारी मुलाकात तल अबीब में होगी। मेथोडन ने खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए दोबारा हाथ मिलाया और वापसी के लिए मुड़ गया। मुझे तो इसकी शक्ल देखकर ही कराहियत आ रही थी और तुमने ना सिर्फ उसकी दावत कबूल कर ली बल्कि कह रहे थे कि हमें आपसे मिलकर इतनी खुशी हुई कि हम बयान नहीं कर सकते। वकास ने नफरत से मुंह बनाते हुए कहा और अपने हाथ कपड़ों से इस तरह रगड़े गोया वो हाथ मिलाने से गंदे हो गए हो। अरे बेवकूफ, मैंने कौन सा गलत कहा है? अगर दुश्मन खुद चलकर हमारे पास मरने के लिए आ रहा हो तो कौन खुश ना होगा? और वैसे भी जंग में सब कुछ जायज होता है। तुम देखते रहो, इंशाल्लाह हम मेथोडन के बच्चे को एतमाद में लेकर बड़े बड़े काम निकालेंगे। शुएब ने वकास के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा तो इमरान बोला, शुएब मुझे तुम्हारी बात से मुकम्मल इत्तेफाक है, लेकिन क्या तुमने गौर किया कि जब तुम हमारा तारुफ करवा रहे थे तो वो हमारे इस्लामी नाम सुनकर एकदम चौंक उठा था। लिहाजा हमें यह याद रखना होगा कि वो सिर्फ एक यहूदी है और यहूदी की हर बात के पीछे एक साजिश होती है। वो हमेशा दोस्ती की आड़ में हमला करता है और पीठ पर चुरा घूमता है। मेरा ख्याल है हमें इंतहाई मुहतात अंदाज में आगे बढ़ना होगा। इमरान ने बात मुकम्मल की तो सामने उसकी तरफ इस तरह देखा जैसे उसकी तायद कर रहे हूँ। इसी दौरान ऐलान हुआ कि दूसरा त्यारा रवानगी के लिए तैयार है। सारे मुसाफिर एक मरतबा फिर उठ खड़े हुए और ठीक 2 घंटे बाद वो तल अबीब एयरपोर्ट के लाउंज से बाहर निकल रहे थे कि अचानक साकिब की नजर एक शख्स पर पड़ी और हर गुजरने वाले मुसाफिर को बड़ी गौर से देख रहा था। साकिब ने चलते चलते आहिस्ता से कहा, मेरे ख्याल में सुल्तान हमें लेने के लिए मौजूद है, लेकिन उसका इस वक्त हमसे मिलना हमें मशकूक बना सकता है क्योंकि एलिस मेथोडन, इसके बॉडीगार्ड और इस्राएली गुलीस हमारे साथ मौजूद हैं। तुम लोग ऐसे ही चलते रहो, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। शुएब ने इतना कहकर फौरन जेब से एक कागज निकाला और चलते चलते लिखा, हम इस वक्त तुमसे नहीं मिल सकते। हम मेथोडन के मेहमान हैं और बहुत जल्द तुमसे खुद राब्ता करेंगे। GF पाइम। और फिर जैसे ही शुएब सुल्तान के करीब से गुजरा, उसने वो कागज गैर महसूस अंदाज में सुल्तान के हाथ में पकड़ा दिया, जो दूरी से इनको पहचानने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो 5 दूसरे मुसाफिरों से बिल्कुल नुमाया नजर आ रहे थे। आओ लड़को, जल्दी करो, गाड़ी में बैठो, मुझे एक जरूरी काम भी है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही मेथोडन ने पांचों को मुखातिब किया और सामने खड़ी 2 स्याहकारों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिन पर इसराइल के झंडे लगे हुए थे और गाड़ी की नंबर प्लेट इस बात का इशारा कर रही थी कि यह इसराइली हुकूमत की मलकियत है। वकास, इमरान, साकिब और शुएब पीछे वाली गाड़ी में बैठे तो मेथोडन ने ज़ुबैर का हाथ पकड़कर उससे अपने साथ बैठने का इशारा किया और बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ बैठो, आखिर तुम हमारे मोहसिन हो और वैसे भी पिछली गाड़ी में अब मजीद जगह नहीं है। थैंक यू सर, वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि तल अबीब इतना खूबसूरत शहर है। मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है। ज़ुबैर कार में बैठते हुए बोला। कार में बैठते ही इजरायली पुलिस की मायत में दोनों गाड़ियां चल पड़ी तो मेथोडन बोला, मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों को फौरी तौर पर वक्त ना दे सकूंगा क्योंकि मुझे अभी एक जरूरी मीटिंग में शिरकत करनी है। तुम लोग गेस्ट रूम में आराम करना, मैं कल तुम लोगों से तफसीली मुलाकात करूंगा। फिर तुम लोग अगर चाहो तो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ पूरा मुल्क भी घूम सकते हो। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सरकारी प्रोटोकॉल में हम आज़ादी से नहीं घूम सकेंगे जबकि हम अकेले घूमने में ज्यादा तफरीह कर सकेंगे। ज़ुबैर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में मेथोडन की ऑफर को रद्द करते हुए कहा तो मेथोडन बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। दरअसल फलस्तीनी बुनियाद परस्तों ने हालात काफी खराब कर रखे हैं। मेरा ख्याल था कि तुम लोग इस तरह महफूज रहोगे। ज़ुबैर ने मेथोडन की बात पर सिर्फ गर्दन हिलाने पर इत्तफा किया। उसका दिमाग अभी तक जरूरी मीटिंग के अल्फाज में गुम था जिसमें मेथोडन को शिरकत करनी थी। वो सोच रहा था कि अगर किसी तरह माइक्रोचिप मेथोडन के पास मुंतकिल कर दी जाए तो मीटिंग की सारी कार्रवाई बआसानी रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन उसे ऐसा करना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा था। कार अपनी मंजिल की तरफ रवां थी और वक्त निकला जा रहा था। अचानक ज़ुबैर की नजर मेथोडन के स्याह ब्रीफकेस पर पड़ी जो उन दोनों के दरमियान सीट पर रखा था और अब तो मेथोडन ने भी आंखें बंद करके सीट की पुष्ट पर अपना सर टिका दिया था जैसे सुकून हासिल कर रहा हो। ज़ुबैर ने मौका गनीमत जानते हुए अपना हाथ खुफिया पॉकेट की तरफ बढ़ाया तो छोटी सी माइक्रोचिप उसके हाथ में आ चुकी थी। उसने नहायत सफाई से वो माइक्रोचिप ब्रीफकेस के नीचे की तरफ इस तरह मुंसलिक कर दी कि वो ब्रीफकेस का हिस्सा नजर आ रही थी।
इस तमाम कार्रवाई के दौरान ज़ुबैर के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी, लेकिन अब वो काफी मुतमईन दिखाई दे रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो एक खूबसूरत कोठी के सामने खड़े खुद को आने वाले हालात से मुकाबले के लिए तैयार कर ही रहे थे कि एक मरतबा फिर एलिस मेथोडन की आवाज उनके कानों से टकराई, जो अपने मुलाजमीन को 5 मेहमानों का खुसूसी ख्याल रखने की हिदायत दे रहा था। हदायत से फारिग होकर मेथोडन ने एक मरतबा फिर उनसे फौरी तौर पर वक्त ना देने के लिए माजरत की और फौरन ही मीटिंग में शिरकत के लिए रवाना हो गया। मुलाजमीन की रहनुमाई में अब वो एलिस मेथोडन की कोठी से मुत्तसिल हालनुमा एक खूबसूरत कमरे में पहुंच चुके थे, जहां मौजूद 5 बेड इस बात का इशारा कर रहे थे कि मेथोडन ने मेहमानों के पहुंचने की पहले से इत्तला कर दी थी। कमरे का दरवाजा बंद करने से पहले ज़ुबैर ने एक मुलाजिम को बुलाया और बोला, हम रात को आराम करना चाहेंगे। खाना हम जहाज में खा चुके हैं, लिहाजा हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। ज़ुबैर की बात सुनकर मुलाजिम यस सर कहता हुआ चला गया। क्या रात का खाना तुम्हें फरिश्तों ने जहाज में खिलाया था? दरवाजा बंद होते ही साकिब ज़ुबैर को गद्दी से पकड़कर बिस्तर पर गिराते हुए बोला, अरे भाई मेरी बात तो सुनो। ज़ुबैर गर्दन चुराते हुए मनमनाया, हमारी भूख से जान निकली जा रही है। ज़ुबैर साहिब को मजाक सूझ रहा है। वकास ने भी पेट पर हाथ रखते हुए ज़ुबैर को एक लात रसीद कर दी। ये गदोमनी खुसूसियात तुम्हारे अंदर कब से जन्म लेने लगी, चलाते चला रहे हो? आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुनते? ज़ुबैर साकिब से अपनी गर्दन चुराकर अब सीधा बैठ चुका था। हाँ भाई, इसकी बहुत पिटाई होगी, अब इसकी भी सुन लो, क्योंकि घर में तो इसकी कोई सुनता ही नहीं था। शुएब ने मुस्कुराते हुए ज़ुबैर की तरफ देखा और अपने मोजे उतारने लगा। भाई बेचारा एलिस मेथोडन अगर मीटिंग में हो तो भला हम सुकून से खाना खा सकते हैं। ज़ुबैर मुस्कुराते हुए अपने बैग में कुछ तलाश करते हुए बोला, लेकिन मीटिंग से हमारे खाने का क्या ताल्लुक? इमरान ने हैरानी से मसनूई खफगी का इजहार करते हुए कहा, यार ये सीधे तरीके से नहीं मानेगा। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो? यह क्या कर साकिब ने एक मरतबा फिर ज़ुबैर के ऊपर छलांग लगाई, लेकिन इस मरतबा ज़ुबैर झुकाई देकर बच निकला और साकिब बिस्तर पर गिर गया। अच्छा चलो ये बताओ कि तुम लोग खाना खाना पसंद करोगे या बराह रास्त मीटिंग की कार्रवाई सुनना चाहोगे? इस मरतबा ज़ुबैर अपने बैग से हेडफोन बाहर निकाल चुका था, जो हेडफोन के साथ साथ ट्रांसमीटर का काम भी बखूबी करता था। क्या तुमने एलिस मेथोडन को भी उल्लू बना दिया और हमसे इतनी अहम बात छुपा रहे थे? वकास गुस्से से आंखें बाहर निकालते हुए बोला, लाओ ज़ुबैर ये ट्रांसमीटर मुझे दो। तुमने वाकई बड़ा जबरदस्त काम किया है। वैसे तुमने माइक्रोचिप कहाँ फिट की है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? शुएब ने रवायती संजीदगी बरकरार रखते हुए ट्रांसमीटर ऑन कर दिया और कुछ देर बाद डगमगाती हुई आवाज सुनाई देने लगी। मालूम हो रहा था कि एलिस मेथोडन अपने ड्राइवर से बातें कर रहा है। सर आपके साथ जो बच्चे थे ये मुझे मुसलमान लग रहे थे। ड्राइवर की आवाज सुनाई दी। हाँ तुमने ठीक अंदाजा लगाया, इस मरतबा एलिस मेथोडन ने जवाब दिया। लेकिन सर ये आपको कहाँ मिल गए? क्या इन मुसलमान बच्चों का आपके साथ होना खतरनाक नहीं है? ड्राइवर की तशवीश भरी आवाज ट्रांसमीटर पर उभरी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये मासूम बच्चे मुझे भला क्या नुकसान पहुंचाएंगे? हाँ अलबत्ता बच्चे इंतहाई ज़हीन हैं। मैं इनको अजीम इसराइल के मुफाद में इस्तेमाल करूंगा और काम मुकम्मल होने के बाद ठिकाने लगा दूंगा। एलिस मेथोडन का मकरू कहकर सुनाई दिया और इसके बाद काफी देर तक खामोशी छाई रही। एलिस मेथोडन की जहर कुनीदा बातें सुनकर सबसे ज्यादा गुस्सा वकास को आ रहा था। ठिकाने तो हम तुझे लगाएंगे यहूदी की औलाद। वकास का बस नहीं चल रहा था कि उसे कच्चा चबा जाए। दूसरी तरफ ज़ुबैर गुस्से में एक हाथ से मुक्का बनाए दूसरे हाथ की हथेली पर मार रहा था और बड़बड़ा रहा था। मेथोडन के बच्चे, तुझे अगर मैंने मिर्ची बनाकर आलू टमाटर के साथ ना पकाया तो मेरा नाम भी ज़ुबैर नहीं। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।